नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर प्रेशी गुप्ता कक्षा 12 की रसायन विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम रसायन विज्ञान भाग 2 के अध्याय 10 हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स का अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का 9वां व्याख्यान है। साथ ही साथ यह व्याख्यान इस अध्याय का अंतिम व्याख्यान भी है। इससे पहले वाले व्याख्यान में हमने हेलो एरीन की इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं का अध्ययन किया था तथा औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ पॉलीहेलोजन यौगिकों का अध्ययन किया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्याख्यान और देखते हैं आज के इस व्याख्यान के चर्चा के मुख्य बिंदु क्या हैं। तो बच्चों, आज हम कृषि तथा औद्योगिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ पॉलीहेलोजन यौगिकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलीहेलोजन यौगिक क्या होते हैं। ये वे यौगिक होते हैं जिनमें हेलोजन परमाणुओं की संख्या 1 से अधिक होती है। आज जिन महत्वपूर्ण पॉलीहेलोजन यौगिकों का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वे हैं क्लोरोफॉर्म, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, टेट्राक्लोरोमेथेन और पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन, जिसे हम डीडीटी के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं क्लोरोफॉर्म से। तो बच्चों, क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है बच्चों CHCl3 और इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ठीक, क्लोरोफॉर्म का प्रयोगशाला और औद्योगिक स्तर पर जो निर्माण होता है वो बेटा एथिल अल्कोहल या एसीटोन को ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिकृत करके बनाया जाता है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण देखते हैं एथिल अल्कोहल के साथ किस प्रकार किया जाता है। तो बच्चों, सर्वप्रथम ब्लीचिंग पाउडर जिसका सूत्र होता है CaOCl2, उसको जल में घोलकर उसका एक पेस्ट बनाते हैं और जब हम पेस्ट बनाते हैं तो बेटिया हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये क्लोरीन दो तरीके से अभिक्रिया करती है बच्चों, यह एक ऑक्सीकारक की भी भांति व्यवहार करती है तथा यह एक क्लोरीनी कारक की भांति भी व्यवहार करती है, यानी क्लोरीनेटिंग एजेंट की भांति भी व्यवहार करती है। सबसे पहले यह एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करती है। ठीक है, तो यह एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण करके देखिए क्या बनाती है, एस्टेल्डिहाइड बनाती है और HCl बनता है। ठीक, फिर देखिए दूसरे चरण में जब क्लोरीन अभिक्रिया कर रही है तो यह एक क्लोरीनेटिंग एजेंट की भांति व्यवहार करती है और यह एस्टेल्डिहाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाती है, ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड बनाती है, जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं 3 क्लोरीन परमाणुओं से। ठीक, अंतिम पद में देखिए क्या होता है, अगले पद में ये जो ट्राइक्लोरोएस्टेल्डिहाइड है जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बनाता है। हाँ, तो देखिए अंतिम चरण में ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये अभिक्रिया करता है क्लोरल के साथ और देखिए क्या बनता है, क्लोरोफॉर्म बनता है, 2CHCl3 बनता है और कैल्शियम फॉर्मेट बन जाता है। तो इस तरीके से हम एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर के साथ अभिक्रिया करा के क्लोरोफॉर्म बनाते हैं। ठीक, अगली अभिक्रिया देखते हैं हम कि एसीटोन के द्वारा कैसे क्लोरोफॉर्म का निर्माण करते हैं। तो बच्चों, जब एसीटोन की अभिक्रिया भी ब्लीचिंग पाउडर से कराई जाती है तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होती है। तो देखिए इस अभिक्रिया में भी सर्वप्रथम हम ब्लीचिंग पाउडर को जल में घोलकर उसका एक पेस्ट बनाते हैं। तो देखिए जब ब्लीचिंग पाउडर जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्लोरीन गैस मुक्त होती है। यह क्लोरीन गैस जो मुक्त होती है ये एक क्लोरीनी कारक की भांति व्यवहार करती है और जब यह एसीटोन से अभिक्रिया करती है तो देखिए क्या बनाती है, ट्राइक्लोरोएसीटोन बनाती है और HCl बनता है। यहाँ भी देखिए तीनों हाइड्रोजन परमाणु रिप्लेस हो जाते हैं 3 क्लोरीन परमाणु से। ठीक, अब ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन है जब अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, देखिए यहाँ पे अभिक्रिया हो रही है, अभिक्रिया करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त होता है और कैल्शियम एसीटेट प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरीके से हम एसीटोन की अभिक्रिया ब्लीचिंग पाउडर से कराकर भी क्लोरोफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, अच्छा, अगली अभिक्रिया है एक नाम अभिक्रिया, बहुत महत्वपूर्ण है और इसे हम हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों जब एथिल अल्कोहल या एसीटोन ले लीजिए, एथिल अल्कोहल या एसीटोन अभिक्रिया करते हैं क्लोरीन के साथ तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में और इन्हें क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है।
ठीक, तो हमें क्या प्राप्त होता है, क्लोरोफॉर्म जो होता है वो मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है इस अभिक्रिया में। और देखिए हमें क्या प्राप्त होता है, सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है, सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक, और यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया में अगर क्लोरीन की जगह हम ब्रोमीन या आयोडीन ले लें तो हमें क्रमशः ब्रोमोफॉर्म या आइडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। बच्चों यह नाम अभिक्रिया एक और दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों इस अभिक्रिया की सहायता से आप एथिल अल्कोहल या मेथिल अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं ये कैसे करेंगे। तो बच्चों अगर यहाँ पर हम क्लोरीन की जगह आयोडीन ले लें, जैसे मान लीजिए हमने 4I2 ले लिया, तो हमें क्या प्राप्त होगा, CHI3 प्राप्त होता है। ठीक, और इसका पीला अवक्षेप प्राप्त होता है बच्चों, येलो कलर का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, तो अगर स्पेसिफिकली एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करता है आयोडीन के साथ, NaOH, आयोडीन और NaOH के साथ, तो हमें आइडोफॉर्म प्राप्त होता है और इसका आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। और इस अभिक्रिया को हम हैलोफॉर्म की ही तर्ज पर आइडोफॉर्म अभिक्रिया कह सकते हैं। और यह आइडोफॉर्म अभिक्रिया केवल वही अल्कोहल देंगे या केवल वही यौगिक देंगे जिनमें, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये समूह पाया जाता है। CH3CHOH समूह यदि जुड़ा हुए कार्बन या हाइड्रोजन से, या ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया वे यौगिक जो होते हैं जिनमें CH3CO समूह जुड़ा होता है कार्बन या हाइड्रोजन से। ठीक, तो बच्चों ये समूह एथिल अल्कोहल में तो उपस्थित होता है। ठीक, देख रहे हैं ये समूह उपस्थित है और ये किससे जुड़ा है, हाइड्रोजन से जुड़ा है, CH3CHOH समूह। तो ये तो आइडोफॉर्म आयोडीन के साथ और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके आइडोफॉर्म का पीला अवक्षेप दे देगा, दिखाई देगा आपको, या एथिल अल्कोहल क्लोरीन के साथ भी अभिक्रिया करके क्लोरोफॉर्म बना देगा। लेकिन क्योंकि मेथिल अल्कोहल में ये समूह उपस्थित नहीं है, CH3CHOH समूह उपस्थित नहीं है, इसलिए मेथिल अल्कोहल आइडोफॉर्म अभिक्रिया या कह लें हैलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं देते हैं। ठीक, और क्योंकि एसीटोन में देखिए ये CH3CO समूह जुड़ा हुआ है इस मेथिल समूह से, इसीलिए एसीटोन भी ये अभिक्रिया दे सकता है। तो ये इस बात को आप बहुत अच्छे से ध्यान रख लीजिए बच्चों कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया वे यौगिक देंगे जिनमें CH3CHOH समूह जुड़ा होगा कार्बन या हाइड्रोजन से, या CH3CO समूह जुड़ा होगा कार्बन या हाइड्रोजन से। ठीक, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, नाम अभिक्रिया है, इसको आप बहुत ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के गुण की। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म एक रंगहीन द्रव है और इसका क्वथनांक 61 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल से भारी है। ठीक, यानी कि जल में आप मिलाएंगे तो क्लोरोफॉर्म वाली लेयर नीचे होगी, पानी ऊपर होगा। ठीक, इसकी गंध विशेष प्रकार की मीठी ईथर के समान होती है और इसके वाष्प को सूंघने पर सामान्य निश्चेतना आती है, यानी कि बेहोशी आने लगती है। इसीलिए पहले समय में शल्य चिकित्साओं में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता था। ठीक है, परंतु वर्तमान समय में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग निश्चेतक के रूप में नहीं किया जाता है। और इसका कारण ये है बच्चों कि क्लोरोफॉर्म वायु की ऑक्सीजन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एक अत्यंत जहरीली गैस बनाती है जिसे हम फास्जीन गैस कहते हैं। ठीक है, और बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि क्लोरोफॉर्म को अंधेरे कमरे में और रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। तो इसका कारण यही है कि क्लोरोफॉर्म जो है सूर्य के प्रकाश के संपर्क में ना आ पाए। ठीक है, सूर्य का सीधा प्रकाश उस पर ना पड़े, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म को कभी भी ट्रांसपेरेंट बोतलों में नहीं रखते हैं, हमेशा उसे रंगीन बोतल में रखते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। क्योंकि अगर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेगी तो अत्यंत जहरीली गैस बनाएगी जिसे हम क्या कहते हैं, फास्जीन कहते हैं। एक प्रश्न ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब क्लोरोफॉर्म को पैक किया जाता है, ठीक है, तो उसमें कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की क्यों मिला दी जाती है। तो उसका कारण ये है बच्चों कि मान लीजिए क्लोरोफॉर्म को पैक करते समय कुछ मात्रा में ये कहीं से भी उसमें वायु आ गई और थोड़ी मात्रा में भी फास्जीन गैस बन गई है, तो क्या होता है, एथिल अल्कोहल उससे अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, एथिल कार्बोनेट बना लेता है, और एथिल कार्बोनेट जहरीला नहीं होता है। ठीक है बच्चों, चलिए
अब बात करते हैं क्लोरोफॉर्म के कुछ रासायनिक गुणों की। तो सबसे पहले हम एक नाम अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं और वो अभिक्रिया है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। तो बच्चों, जब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड की असहनीय दुर्गंध आती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं कि जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है एथिल अमीन और एल्कोहलिक पोटेशियम KOH के साथ, तो देखिए एथिल आइसोसाइनाइड बनता है और एथिल आइसोसाइनाइड की असहनीय दुर्गंध आती है। ठीक, अच्छा, और जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है एनिलीन के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैसा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है? एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनता है? फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है और फेनिल आइसोसाइनाइड की असहनीय दुर्गंध आती है। ठीक, और यह अभिक्रिया एक नाम अभिक्रिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आइसोसाइनाइड बन रहा है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया इसको कहते हैं। अगली अभिक्रिया देखते हैं, यह भी एक नाम अभिक्रिया है बच्चों, राइमर टीमन अभिक्रिया इसको कहते हैं। तो बेटा, जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है किससे? फिनॉल से। ठीक, ये फिनॉल है, फिनॉल से तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो देखिए बेंजीन रिंग पे ऑर्थो पोजीशन पर CHO समूह का प्रवेश होता है और ये क्या बन गया बेटा? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बन गया, जिसे हम सेल्डिहाइड भी कहते हैं। और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? राइमर टीमन अभिक्रिया कहलाती है। अच्छा बेटा, इस अभिक्रिया में एक इंटरमीडिएट बनता है प्रतिस्थापित बेंजल क्लोराइड। ठीक, और यह बेंजल क्लोराइड क्षार की उपस्थिति में अपघटित होता है और अपघटित होकर अंत में हमें क्या उत्पाद देता है? सेल्डिहाइड बनाता है और यह अभिक्रिया राइमर टीमन अभिक्रिया के नाम से जानी जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली अभिक्रिया सिल्वर चूर्ण के साथ। तो देखिए बच्चों, सिल्वर चूर्ण के साथ जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है, सिल्वर चूर्ण के साथ हम क्लोरोफॉर्म को गर्म करेंगे तो हमें एसिटिलीन या एथाइन गैस प्राप्त होती है। ठीक, अगली अभिक्रिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। ठीक, जब क्लोरोफॉर्म अभिक्रिया करता है एसीटोन के साथ, तो बच्चों देखिए हमें एक योग उत्पाद प्राप्त होता है। ये वाला जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से जुड़कर OH बनाता है, बाकी का ये CCl3 समूह जो है वो इस कार्बन से जुड़ जाता है। तो क्लोरोफॉर्म जब एसीटोन के साथ अभिक्रिया करता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो एक योद उत्पाद बनता है, इसे हम क्या कहते हैं? क्लोरीटोन कहते हैं। और क्लोरीटोन का प्रयोग जो होता है बच्चों, ये औषधि के रूप में होता है। क्लोरीटोन जो होता है वो नींद की दवाएं बनाने में प्रयोग किया जाता है। जिन लोगों को इंसोमेनिया की प्रॉब्लम होती है, यानी कि नींद नहीं आती है, तो उन्हें क्या करता है? नींद की दवाएं दी जाती हैं। तो नींद की दवाएं बनाने में क्लोरीटोन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोरोफॉर्म की। तो बच्चों, क्लोरोफॉर्म सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर, देखिए क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया हो रही है सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ HNO3, जिसको हमने तोड़कर लिख लिया है HONO2। तो देखिए जल का अणु निकल जाता है और हमें नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या इसको हम कहते हैं क्लोरोपिक्रिन, ठीक है, क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। क्लोरोपिक्रिन एक विषैला द्रव है, ठीक है, यानी जहरीला द्रव है और इसका उपयोग हम कहाँ करेंगे? कीटनाशक के रूप में कहते हैं या युद्ध गैस के रूप में भी किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक, अच्छा, अब हम अगला पॉलीहेलोजन यौगिक पढ़ने जा रहे हैं। क्लोरोफॉर्म हमारा खत्म हो गया और अगला पॉलीहेलोजन जो यौगिक है वो है टेट्राफ्लोरोएथिलीन। ठीक, तो बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम टेट्राफ्लोरोएथिलीन को कैसे बनाएंगे। टेट्राफ्लोरोएथिलीन बेटा इसकी संरचना इस तरह से होती है। ठीक, तो कैसे बनाएंगे? जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है बेटा हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ और यहाँ पे एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो सर्वप्रथम हमें क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन प्राप्त होता है और इस क्लोरो डाइफ्लोरोमेथेन की वायु की अनुपस्थिति में 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये किस में बदल जाता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन में बदल जाता है। ठीक, तो ये क्या बन गया? टेट्राफ्लोरोएथिलीन बन जाता है। ठीक, अच्छा,
टेट्राफ्लोरोएथिलीन एक गैस है और इसका क्वथनांक -76 होता है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन एक बहुलक प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टेफ्लॉन भी कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, क्योंकि टेफ्लॉन एक बहुत इंपॉर्टेंट बहुलक है, हम देखते हैं टेफ्लॉन का निर्माण कैसे किया जाता है और टेफ्लॉन का क्या उपयोग होता है। तो बच्चों, टेट्राफ्लोरोएथिलीन को मुक्त मूलक अथवा परसल्फेट उत्प्रेरक के साथ उच्च दाब पर गर्म करने पर, ठीक है, तो गर्म करने पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन किस में बदल जाता है, टेफ्लॉन में बदल जाता है, बहुलीकृत हो जाता है टेफ्लॉन में। ठीक, अब बात करते हैं टेफ्लॉन के गुणों की। तो टेफ्लॉन रासायनिक रूप से अक्रिय है, ये किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता और संक्षारक अभिकर्मकों द्वारा आक्रमण के प्रति प्रतिरोधी है, यानी कि बेटा सांद्र अम्लों का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इवन अम्लराज एक्वारेजिया का भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है टेफ्लॉन पर। ठीक, और ये बहुत चिकना होता है बच्चों, और इसीलिए इसका जो प्रयोग होता है वो नॉनस्टिक बर्तनों पर कोटिंग करने के लिए किया जाता है, टेफ्लॉन का प्रयोग। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉलीहेलोजन यौगिक की तरफ, जो है टेट्राक्लोरोमेथेन, जिसका सूत्र होता है CCl4। तो बच्चों देखते हैं टेट्राक्लोरोमेथेन का निर्माण कैसे किया जाता है। तो बच्चों, जब कार्बन डाइसल्फाइड अभिक्रिया करता है क्लोरीन के साथ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में, यहाँ निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है और डाइसल्फर डाइक्लोराइड बनता है। अच्छा, कार्बन टेट्राक्लोराइड के गुणों के बारे में जानते हैं। तो यह एक रंगहीन वाष्पशील द्रव है और इसका क्वथनांक 77 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह जल में आघुलनशील है तथा कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होता है, यानी कि जल में नहीं घुलता है, लेकिन अगर ईथर और अल्कोहल जैसे सॉल्वेंट हैं तो उनमें घुल जाता है। टेट्राक्लोरोमेथेन को पायरीन भी कहते हैं तथा यह अज्वलनशील होता है। बच्चों, इसे पायरीन भी कहते हैं और क्योंकि यह अज्वलनशील होता है इसीलिए इसका उपयोग अग्निशामक के रूप में भी किया जाता है। ठीक है बच्चों, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड आयरन की उपस्थिति में जलवाष्प के साथ अभिक्रिया करता है तो देखिए यह क्लोरोफॉर्म में अपचयित हो जाता है। ठीक, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड की वाष्प को जलवाष्प के साथ अभिकृत कराते हैं 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो देखिए क्या बनता है, कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड के उपयोगों की। तो बच्चों, इसका जो अत्यधिक मात्रा में उत्पादन जो है वो प्रशीतक बनाने के लिए यानी रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए किया जाता है तथा एरोसोल कैन के लिए प्रणोदक के उत्पादन में किया जाता है। बच्चों, आपके जो डिओड्रेंट के कैन होते हैं या परफ्यूम के कैन, ठीक है, या वॉलिनी स्प्रे या आप मूव के जो स्प्रे हैं या होली में रंग जो आप खेलते हैं, तो वही सारे बहुत सारे कलर्स के भी स्प्रे आप आने लगे हैं। तो इस तरह के जितने भी कैन होते हैं उनमें गैस भरी जाती है। ठीक है, तो जब आप कैन को प्रेस करते हैं बेटा तो क्या होता है, उस गैस पे प्रेशर पड़ता है और वो जो गैस होती है वो फिर प्रोपेल करती है, धक्का देती है कैन में भरे हुए रसायन को बाहर निकलने के लिए, जो एरोसोल स्प्रे के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है, तो एरोसोल कैन के लिए प्रोपेलेंट गैस बनाने के लिए भी कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है बेटा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रेऑन जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बनाने के लिए या फीड स्टॉक केमिकल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि मेन ये केमिकल है, इसी से क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाए जाते हैं। ठीक है, और औषधि उत्पादन के लिए भी यह सामान्य विलायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक, 1960 के मध्य में यह उद्योगों में ग्रीस साफ करने के लिए प्रयोग किया जाता था, ग्रीस को साफ करने वाले द्रव के रूप में। ठीक, अच्छा, घरों में दाग धब्बे हटाने वाले द्रव के रूप में यह प्रयोग किया जाता था तथा अग्निशामक यानी आग को बुझाने के लिए यह बहुतायत में प्रयोग होता था। ठीक, अच्छा, इस बात के भी कुछ प्रमाण हैं बच्चों कि कार्बन टेट्राक्लोराइड के एक्सपोजर से जब उसका उद्भाषण होता है यानी हम इसके संपर्क में आते हैं तो मनुष्यों को क्या होता है बेटा, यकृत का कैंसर हो जाता है यानी लीवर का कैंसर होता है। और इसके और भी कुछ प्रभाव हैं, प्रमुख प्रभाव हैं, चक्कर आना, सिर का हल्कापन,
मितली, उल्टी आना आदि। ठीक है। और बच्चों इससे क्या होता है, तंत्रिका कोशिकाएं जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की कोशिकाएं हैं उनमें भी स्थायी क्षति हो सकती है। ठीक। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों कि आंखों के संपर्क में आने से इस रसायन में से जलन उत्पन्न होती है और कार्बन टेट्राक्लोराइड वायु में निर्मुक्त होने पर और ऊपरी वायुमंडल में पहुंच जाता है। ठीक है बच्चों, तो यह ऊपरी वायुमंडल में यानी कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में अगर ये पहुंच जाता है वायुमंडल में मुक्त होकर, तो ये क्या करता है, ओजोन परत को विरल बनाता है। बच्चों जब ये समताप मंडल में पहुंच जाएगा तो क्या होता है, सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं उनके संपर्क में आने से ये विघटित होकर क्लोरीन मुक्त मूलक देता है और वह क्लोरीन मुक्त मूलक क्या करता है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करते हैं। उसकी रिएक्शन आपने पढ़ी थी फ्रेयॉन्स में, है ना। तो इससे क्या होता है, ओजोन लेयर क्या होती है, डिप्लीट हो रही है यानी विरल हो रही है। और ओजोन लेयर के क्षय से क्या होता है, सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें आ रही हैं, उनका उद्भासन यानी कि उनका धरती पर आना या जो ट्रोपोस्फेयर हमारे एनवायरनमेंट में अधिक मात्रा में आने लगती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में अधिक मात्रा में आने लगती हैं और इससे देखिए क्या होगा, त्वचा का कैंसर, आंखों की बीमारियां और विकार और जो हमारा इम्यून सिस्टम है, प्रतिरक्षा प्रणाली है हमारी बॉडी की, वो भी क्या हो रही है, कमजोर पड़ रही है। ठीक। चलिए बच्चों अगला पॉलीहैलोजन यौगिक जो है वो है पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, नाम बहुत बड़ा लग रहा है तो उससे डरिएगा नहीं, इसे डीडीटी भी कहते हैं बच्चों। नाम कैसे देखिए है बच्चों, अगर इस समूह को 1 पोजीशन माने, 2, 3, 4, 5 और 6, 4 पोजीशन पे क्लोरो लगा है और 4 पोजीशन आपको पता है पैरा पोजीशन कहलाती है। तो देखिए दोनों पैरा पोजीशन पे क्लोरो समूह लगा है तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और कार्बन कितने हैं, 1 और 2, 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथेन। तो इस तरीके से इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो डीडीटी प्रथम क्लोरीनीकृत कीटनाशी है जिसे कब बनाया गया बेटा, 1973 में बनाया गया। ठीक बच्चों, जब इसे बनाया गया था तब हमें नहीं पता था कि इसमें कीटनाशी गुण होता है। तो इसके कीटनाशी प्रभाव की जो खोज हुई वो 1939 में हुई और किसने की, स्विट्जरलैंड के गिगी औषधालय के पॉल मुलर ने की। ठीक, और इसकी खोज के लिए पॉल मुलर को 1948 में चिकित्सा एवं शरीर क्रिया विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। ठीक। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों को समाप्त करने में इसका प्रयोग जो है बहुतायत मात्रा में किया गया। इस तरीके से बच्चों छिड़काव किया गया पूरे जंगलों पे मच्छरों को मारने के लिए और अन्य कीटों को भी मारने के लिए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं डीडीटी का निर्माण कैसे किया जाता है। तो जब ट्राइक्लोरोएसिटाल्डिहाइड जिसे हम क्लोरल भी कहते हैं, तो क्लोरल की अभिक्रिया होती है क्लोरोबेंजीन से, किसकी उपस्थिति में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो क्या होता है, देखिए जल का अणु निकल जाता है और क्या बनता है, पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो और कार्बन 2 है तो एथेन डीडीटी बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और डीडीटी के दुष्प्रभावों का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों 1940 के अंत में डीडीटी के अत्यधिक उपयोग के कारण समस्याएं उत्पन्न होने लगी। और देखिए वो समस्याएं क्या थी कि कई सारे कीटों की प्रजातियों ने डीडीटी के प्रति प्रतिरोधात्मकता विकसित कर ली, यानी कि उन कीटों पर डीडीटी का कोई असर होना बंद हो गया। ठीक, और मछलियों के लिए भी यह अति विषैली सिद्ध हुई। ठीक, डीडीटी के अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व यानी केमिकली ये बहुत स्टेबल है बेटा, ये डिकम्पोज नहीं होती और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप कोई ऐसा केमिकल बना लें जो बन तो जाए उसके बाद डिकम्पोज ना हो, तो ये आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे आजकल पॉलीथीन बनी हुई है हमारे इन्वायरमेंट के लिए कि हमने बना तो बहुत सारी ली है, अब वो अपघटित नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसका अत्यधिक रासायनिक स्थायित्व तथा वसा में इसकी विलेयता ने समस्या को और जटिल बना दिया। बच्चों या वसीय उत्तकों में क्या होती है, विलेय है। ठीक है, वसीय उत्तकों में घुल जाती थी जाकर के। ठीक है, तो बच्चों ये मछलियों के जो वसीय उत्तक हैं उसमें घुल जाती थी, जल्दी उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होता है और मछलियों से ये मनुष्यों में आने लगी। तो ये काफ़ी विकराल समस्या हो गई, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र ने इसके उपयोग पर 1973 में क्या किया, प्रतिबंध लगा दिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और
कुछ अभ्यास प्रश्न हल करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न ये है कि क्लोरोफॉर्म में कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की हम क्यों मिलाते हैं। तो बच्चों क्लोरोफॉर्म हमें पता है वायु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बना लेती है, अत्यंत जहरीली गैस बनाती है जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्जीन गैस कहते हैं। ठीक, अब अगर हम इसमें थोड़ी सी मात्रा एथिल अल्कोहल की मिला देंगे बच्चों, तो एथिल अल्कोहल इस फॉस्जीन गैस के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, एथिल कार्बोनेट बनाता है जो कि जहरीला नहीं होता है। ठीक, इसीलिए कुछ मात्रा एथिल अल्कोहल की मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आइसोप्रोपिल अल्कोहल से आप कैसे प्राप्त करेंगे आइडोफॉर्म। तो देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल का सूत्र ये होता है और इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे 4I2 प्लस 6NaOH से, तो क्या बन जाएगा CHI3 प्लस CH3COONA प्लस 5H2O प्लस 5NaI। ठीक, अच्छा अगली अभिक्रिया है क्लोरल की अभिक्रिया होती है क्लोरोबेंजीन से, तो CCl3CHO क्लोरल का सूत्र होता है और यह अभिक्रिया करता है बच्चों क्लोरोबेंजीन के 2 मोल से। ठीक, किसकी उपस्थिति में, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में, H2SO4 की उपस्थिति में क्या बनता है, DDT बनता है ना। आपने अभी पढ़ी है बच्चों ये रिएक्शन, जल का अणु निकल जाता है। ठीक, क्या बनता है बच्चों, DDT बनता है, जल निकल जाता है। ठीक, अगली अभिक्रिया देखते हैं, तो एथिलअमीन अभिक्रिया करता है क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, CHCl3 पर अभिक्रिया हो रही है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखिए क्या बनता है C2H5NC एथिल आइसोसाइनाइड की असहनीय दुर्गंध आती है, 3KCl प्लस 3H2O बनता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ये आपका गृह कार्य है बच्चों। पहला प्रश्न है कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में क्यों रखते हैं। प्रश्न दूसरा है कि आप कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोफॉर्म से फेनिल आइसोसाइनाइड और सेल्सएल्डिहाइड। ये दोनों ही नाम अभिक्रियाएं हैं बच्चों जो मैंने अभी आपको पढ़ाई हैं। ठीक, फिर अगला प्रश्न है DDT, टेफ्लॉन तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड के आपको दो उपयोग लिखने हैं। अगला प्रश्न है DDT के प्रयोग पर संयुक्त राष्ट्र ने 1973 में क्यों प्रतिबंध लगाया, ये आपको बताना है। एसीटोन से आप आइडोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक, और अगला प्रश्न ये है कि क्या होता है जब, यहाँ पे आपको केवल समीकरण देनी है। एथिल अल्कोहल अभिक्रिया करता है विरंजक चूर्ण से, क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया होती है सिल्वर चूर्ण से, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का उच्च ताप और दाब पे बहुलीकरण होता है और एसीटोन अभिक्रिया करता है आयोडीन और कास्टिक सोडा से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज आपने औद्योगिक और कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण 4 पॉलीहैलोजन यौगिक का अध्ययन किया, जैसे क्लोरोफॉर्म, टेट्राफ्लोरोएथिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड और DDT। ठीक, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी थी बच्चों कि आज का यह व्याख्यान इस अध्याय का अंतिम व्याख्यान है, तो मेरा आपसे अनुरोध है बच्चों जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आप उसका खूब लिख कर अभ्यास कीजिए बच्चों। ठीक है, और आपकी जो सारी रिएक्शंस हैं उनको जितनी बार आप लिखेंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको, ये पूरा अध्याय आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद।